हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी और ये पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज में ये है लेक्चर नंबर 9। यहाँ से इससे पहले अगर आपने सारे लेक्चर देख लिए हैं तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट से मेरा मतलब क्या है कि इस पूरे लेक्चर में हम जैसे हमने केंद्र के लेवल पे पीएम को देखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखा, प्रेसिडेंट साहब देखे, वाइस प्रेसिडेंट साहब देखे, और फिर लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में क्या क्या काम होते हैं, सब कुछ देख लिया। ऐसे ही अब हम स्टेट के लेवल पे देखने वाले हैं। कैसे? जैसे देखिए, मैं बताऊँ आपको, हम देखने वाले हैं इस स्टेट में कौन कौन होता है, पहले आपको पता होना चाहिए। स्टेट में गवर्नर होता है, राज्य के चीफ मिनिस्टर, सीएम, मुख्यमंत्री जी होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, राज्य की विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन सब के बारे में, उनमें कैसे काम होता है, तो हम रिलेट करके पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य में बहुत संबंध टाइप का है, एक जैसी तरह से चलती है सरकार। क्या अंतर है उन पर ध्यान देंगे, क्या समानताएं हैं उन पर ध्यान देंगे। इस तरह से लेक्चर आगे बढ़ने वाला है। तो इस एक ही लेक्चर में पूरी की पूरी राज्य सरकार को मैं कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे हमने यूनियन में एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा था, ऐसे स्टेट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन सा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। अब देखिए, यहाँ जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होता है, लेकिन यहाँ पर कोई वाइस गवर्नर नहीं होता। जरूरत ही क्या है भाई, वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या था, याद है ना आपको? जब राष्ट्रपति जी ना रहें तो राष्ट्रपति चुनाव का से आते हैं, लेकिन गवर्नर के केस में वाइस गवर्नर की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। गवर्नर जी को कुछ हो भी गया तो नया गवर्नर अपॉइंट कर देंगे राष्ट्रपति जी, उनसे ऊपर है ना वो, ठीक है। तो बात करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नर होते हैं, पीएम की जगह यहाँ पे सीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा कैसा ही होता है, मंत्रिमंडल राज्य का भी होता है। राज्य में भी तो होते हैं ना, राज्य के शिक्षा मंत्री, आपने सुना होगा। तो सब सारे काम वैसे के वैसे ही हैं। और हाँ, जो अटॉर्नी जनरल होता है वहाँ पे, जो कानून, जो मतलब सरकार का जो वकील होता है, स्टेट में उसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है जी। अब बात करते हैं इनके बारे में। अच्छा, सबसे पहले बात हो रही गवर्नर, आर्टिकल नंबर 153। प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या था? आर्टिकल नंबर 52, 52, ठीक है। डी जोर हेड, अब तो इन्हें मतलब समझ आ गया होगा कि नकली हेड है। डी जोर बोलते हैं एक तरह का नाम का हेड, और डिफेक्टो असली। जैसे प्रेसिडेंट साहब डी जोर हैं, प्राइम मिनिस्टर डिफेक्टो, ऐसे गवर्नर डी जोर, चीफ मिनिस्टर डिफेक्टो हेड। अच्छा, कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा। सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो गवर्नर बनी थी, इस फैक्ट को आप याद रख सकते हो। अच्छा, और इसमें क्या लिखा हुआ है? अपॉइंटेड एज मोर देन वन स्टेट, मतलब चक्कर क्या है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 का जो हुआ था, उसमें बताया गया था कि एक से ज़्यादा राज्य का एक ही गवर्नर नियुक्त हो सकता है। जैसे पंजाब हरियाणा का एक ही गवर्नर हो सकता है, या किसी यूनियन टेरिटरी का, या इस राज्य का, मतलब एक ही जैसा काम हो सकता है। इस तरह के मतलब किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आर्टिकल सॉरी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसा बोला गया है। आपको याद है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में और क्या क्या बोला गया था? जब फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, उसमें आपने पढ़ा था कि स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बचाने के लिए, भाषाई आधार पर जो माइनॉरिटी हैं, जिनकी संख्या कम है देश में, उनको बचाने के लिए लिंग्विस्टिक ऑफिसर। आर्टिकल 350 बी में लिखा हुआ था, 350 बी। चलो, आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और सुनिए, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जो मैंने सबसे पहले पहले आपको बताया था पहले लेक्चरों में कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था। और 1956 में टोटल 14 स्टेट थी और 6 यूनियन टेरिटरी थी, दोबारा से बनाई गई थी स्टेट। अच्छा, ये सब मतलब काफ़ी कुछ हुआ था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। शर्त क्या होनी चाहिए इसके लिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई, गवर्नर किसी राज्य का बनना है तो सिटीजन होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, गवर्नर समझ तो आ रहा है ना, प्रेसिडेंट जैसा ही काम है। तो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के साइन हुए, तब जाकर कानून है। ऐसे ही स्टेट में विधानसभा विधान परिषद से पास होके गवर्नर साहब कर देंगे लास्ट में, तब बनेगा। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? ही इज़ नॉट ए सबॉर्डिनेट, देखो लिखा हुआ है ना, कि वो सबॉर्डिनेट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि कोई ये गवर्नर कोई नीचा पद है कि प्रेसिडेंट साहब के नीचे काम कर दे, नहीं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है अपने आधार पर डिसीजन लेने के। जैसा उसे काम दिया गया उस काम को वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करेगा, सबॉर्डिनेट नहीं है, इसका याद रखो। 35 साल मिनिमम एज है। गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबके लिए 35 साल ही मिनिमम एज है, ठीक है। ओथ कौन दिलाते हैं इसको?
इनको अपॉइंट तो वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब, लेकिन ओथ कौन दिलाते हैं इनको, हाई कोर्ट के जज। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, या सीनियर मोस्ट जज, अगर हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस नहीं है तो कोई सीनियर मोस्ट जज दिला देगा। ठीक है, अच्छा ये बात समझ आ गई आपकी। और जैसे बात करें टेन्योर, 5 साल के लिए रहेंगे, बट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब समझिए कि वैसे तो 5 साल के लिए गवर्नर का टेन्योर होता है जनरली, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कि 5 साल ही होगा। प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि ठीक है तुम अब करो, जैसे ही प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि भाई अब तुम यहाँ से हट के यहाँ जाओ, कुल मिला के जैसा प्रेसिडेंट साहब बोल देंगे ना 2 दिन बाद भी, तभी वहीं टेन्योर खत्म हो जाएगा। या बोल दिया कि भाई ठीक है आपकी बहुत सेवा हो गई, आपका धन्यवाद बहुत बहुत, अब आप जा सकते हो, कुछ भी। वो रिजाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को। देखिए अपॉइंटमेंट और रिजाइन तो आप समझ लीजिए, आदमी जिस आदमी को जो आदमी अपॉइंट करता है ना, उसे उससे छोटे लेवल का कोई आदमी हटा नहीं सकता, उसी के लिए रिजाइन कर सकता है। वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ही रिजाइन कर सकता, प्रेसिडेंट से छोटा मतलब कोई है ही नहीं, सॉरी मतलब प्रेसिडेंट से बड़ा कोई है ही नहीं, तो प्रेसिडेंट ही कोई ही रिजाइन कर देता है गवर्नर। अच्छा, कैन अगेन भी पोस्ट अपॉइंट, दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आदमी गवर्नर बन गया दोबारा नहीं बनेगा, हो सकता है। कुछ कन्वेंशन है जो फॉलो की जानी चाहिए या की जाती रही हैं। कन्वेंशन मतलब जो चलती आ रही प्रथा जो होती है, लेकिन इन केस में बहुत नाटक होता है, मैं बताऊं क्यों। पहली कन्वेंशन तो हमेशा ये फॉलो होती है कि जो आदमी जिस राज्य का गवर्नर बन रहा है वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, किसी बाहर की स्टेट का हो। जैसे कोई तमिलनाडु का आदमी राजस्थान की स्टेट का बन रहा है, ऐसे करके, समझ रहे हो बात को। और जब किसी को गवर्नर बना जाए तो उस राज्य के सीएम से कंसल्ट किया जाए, मुख्यमंत्री से, कि ये आदमी को आप गवर्नर बनना चाहते हो कि नहीं। लेकिन असली में ऐसा नहीं होता है। ये दूसरी वाली जो लाइन है ना, इसी के ऊपर तो असली लड़ाई है। सेंटर चाहता है अपना कंट्रोल बनाना स्टेट में, भाई सेंटर को हर जगह कंट्रोल बनाना है। अगर मान लीजिए स्टेट में कोई और सरकार है, सेंटर में बीजेपी, स्टेट में कांग्रेस आ गई है, तो वो चाहेंगे कोई ऐसा गवर्नर भेजे कि यहाँ भी उनका कंट्रोल बना रहे। तो वो सीएम से क्या कुछ नहीं पूछते, उल्टा जो जिसको सीएम नहीं चाहते उसी को भेजेंगे, अपने आदमी को। समझ रहे हो बात को। मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या होता है असली में। अच्छा, ये सब बता दिया। प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, इसका मतलब समझना कच्चा कानून। वहाँ पे आर्टिकल था 123, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस पूरे देश में पास कर सकते हैं, पूरे देश के किसी भी कोने में। ऐसे गवर्नर भी प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस पास करता है, उस राज्य के किसी भी कोने तक उसका असर रहेगा। उसका आर्टिकल क्या है, 213। देखो 123 तो प्रेसिडेंट के लिए, 213 गवर्नर के लिए। कितना आसान है याद करने के लिए, मतलब वही है, 6 वीक के अंदर अप्रूव होना चाहिए। अगर दोबारा सेशन में आती है जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा जो अगर सेशन में आ जाती है, तो 6 वीक के अंदर वो अप्रूव होना चाहिए और 6 महीने तक चल सकता है। तो असली में इसकी भी हाईएस्ट टाइम कितना हो सकता है, 6 महीने और 6 वीक तक चल सकता है, क्योंकि 6 महीने में मीटिंग तो होनी ही पड़ेगी। ये तो लिखा ही हुआ है कि चाहे विधानसभा हो चाहे वैसे पार्लियामेंट हो, उनके सेशन के बीच में जो गैप है 2 सेशन के बीच में, वो मैक्सिमम 6 महीने रह सकते हैं। अच्छा, एक और पावर है, जैसे वहाँ पे 2 होती हैं, विधानसभा मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा को तो इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोल रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ ना। और विधान परिषद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें गवर्नर जो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति कितने मेंबर को नॉमिनेट करते थे राज्यसभा में, 12 मेंबर को, आपको याद हो। लेकिन यहाँ पे 1/6 मेंबर जितने भी होंगे, कितने होंगे उस बारे में बात होगी, सारे सब कुछ बताऊंगा आपको। क्या राज्यसभा की तरह ये विधान परिषद हर राज्य में होती है या नहीं होती, या किन किन में है, सब बताने वाला हूँ आपको बहुत अच्छे से। चलो देखते हैं, बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है इनकी। एग्जीक्यूटिव पावर, देखिए सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो उसी के नाम पर लिए जाते हैं। सीएम को अपॉइंट करता है और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है, आर्टिकल नंबर 165। अब देखिए इस, और किस किस को अपॉइंट करता है, जैसे सीएम को और मिनिस्टर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, जैसे प्रेसिडेंट वहाँ पे कर रहे थे पीएम को और अदर मिनिस्टर को। अच्छा, लेकिन अदर मिनिस्टर किसकी सलाह पे करेगा, सीएम की सलाह पे, जैसे वहाँ पे पीएम की सलाह पे प्रेसिडेंट साहब कर रहे थे। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल डिट्टो वही सब चल रहा है। इलेक्शन कमीशन जो होता है स्टेट का, उसको इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना। पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है, जैसे राजस्थान का राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूपीएससी है सेंटर में, ऐसे स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। अच्छा, और लेकिन हाँ एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन है, इसके जो मेंबर हैं उनको हटा केवल प्रेसिडेंट सकते हैं, अपॉइंट तो गवर्नर कर सकता है, हटा नहीं सकता। ये इसलिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहें, इस दबाव में ना रहें कि कोई करप्शन ना हो जाए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर सकें वो। भाई बिल्कुल हमें किसी का डर नहीं है, हमें केवल प्रेसिडेंट रह सकते हैं, प्रेसिडेंट क्यों हटाएंगे। अच्छा,
मतलब स्टेट की सरकार उनको नहीं हटा सकती। ये केवल पीसीएस मतलब इसकी बोलो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। अच्छा, ये बात समझ आ गई आपकी। ओके, बात करें अब देखिए मैं लिखा है आर्टिकल 163 H 74 कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सीएम गिव एडवाइस टू गवर्नर, एड एंड एडवाइस। देखिए वहाँ पे आप याद करिए जब हमने इस यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, आर्टिकल 74 किस लिए था कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं। आर्टिकल 75 कि राष्ट्रपति जी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनकी एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं, मतलब उनके जो नाम देते हैं लिस्ट पे। यही था ना। यहाँ पे इनके पहले पता कौन कौन से आर्टिकल हैं? 74 की जगह तो 163 है, एक कम, मतलब 160 वाली लाइन में एक कम, और 75 की जगह 160 वाली लाइन में एक कम, 164। ठीक है, और वहाँ पर जो 76 आर्टिकल था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, मतलब 5 महीने, यहाँ पे एडवोकेट जनरल का आर्टिकल है, एक कम कर दो 165। इस तरह से आप याद रख सकते हो। देखो समझ रहे हो बात को? जैसे सीएम और उसको अपॉइंट करना, पीएम को अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 75 से, यहाँ पे एक कम हो गया 164 हो गया। अपॉइंट एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल का वहाँ पे आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 76, इधर हो गया 165 एक कम, 74 की जगह 163। समझ रही हो? इस तरह से याद रखा हुआ है मैंने तो। इस 160 वाली लाइन में एक कम है। आपको आर्टिकल याद है ना वहाँ के, कि मैं वैसे ही समझाने लग रहा हूँ अब तक? अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से तो पक्का याद होगा, मैं बार बार बता रहा था। अच्छा, लेकिन हाँ इस केस में क्या है, गवर्नर के पास वो सारी पावर नहीं है जो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर भी है। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या है? देश विदेश, मतलब जो विदेश, जो सब विदेशी जो संबंध होते हैं उनको डिप्लोमेसी बोलते हैं। जैसे कोई विदेश का कोई एम्बेसडर आया, कोई यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी आ रहे हैं यहाँ पे, उनको लेने छोड़ने कौन जाते हैं? प्रेसिडेंट साहब जाते हैं। ये सब काम गवर्नर क्यों करेगा भाई? वो तो राज्य का काम कर रहा है। तो कोई डिप्लोमेटिक पावर नहीं है उनके पास, मिलिट्री पावर है ही नहीं। मिलिट्री पावर मतलब आपको पता है, देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, चीफ कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। लेकिन गवर्नर ऐसा कोई मिलिट्री विलिट्री का कोई काम ही नहीं है। इमरजेंसी लगा सकता है, लेकिन इसके पास भी कोई इमरजेंसी पावर नहीं है। एक इमरजेंसी पावर इसके पास है, ये इमरजेंसी लगाता तो नहीं है। देखो एक इमरजेंसी ऐसी होती है, आर्टिकल मैंने आपको 3 बताए थे, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो जो 356 लगाया था ना प्रेसिडेंट रूल, किसी राज्य की सरकार को गिरा के वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना, वो पता है ये भी लगवा सकता है। मतलब वो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को, ही रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल। वो प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि भाई ये राज्य संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। और हाँ, जब प्रेसिडेंट रूल चलता है किसी राज्य में तो उस राज्य की विधानसभा को तो बर्खास्त ही कर देते हैं। उस केस में वो एजेंट की तरह काम करता है यूनियन गवर्नमेंट का, वो सरकार चलाता है सीएम की जगह। समझ रहे हो क्या बात? तो बिल्कुल राष्ट्रपति जैसा ही है। नहीं, फिर भी देखा जाए तो कुछ केस में इनके पास थोड़ी सी मर्जी है। जैसे राष्ट्रपति की मर्जी एक दो जगह है थोड़ी सी, वैसे तो ज़्यादा मर्जी उनकी है नहीं। खैर खुद की मर्जी ऐसे इनकी भी कुछ है, कुछ जगह है। कैन रिजर्व अ बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, रिकमेंड प्रेसिडेंट। ये तो बता ही दिया कि प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड करते हैं। इस ऊपर वाली लाइन का मतलब समझो। कोई बिल आया पास होके विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह से, अगर तो उन्हें ऐसा नहीं, उन्हें भी पास करना पड़ता है खैर बिल, लेकिन उनके पास एक छूट है कि वो चाहें तो उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। उनको लग रहा है कि भाई एक बार प्रेसिडेंट साहब को दिखा दूं, ऊपर तक सेंटर तक दिखाएं, मतलब राज्य का बिल सेंटर तक दिखा सकते हैं वो। और सेंटर का प्रेसिडेंट साहब को दिखाने का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिखाना, जो सेंटर में जो सरकार बैठी है उसको दिखाना एक बार। उसके कहने पे तो काम करेगा ना प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट सर हैं उन्हीं के कहने पे तो काम करेंगे। अच्छा, तो इसीलिए बहुत इंटरफेरेंस होता है इनके कामों में। इसलिए कैसे ममता बनर्जी वगैरह जो पीएम मोदी, ये मतलब इनके बीच में टक्कर चलती रहती है, वो यही सब की चलती रहती है। ऐसे गवर्नर ने वहाँ के ने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर रूल ऑफ रूलर लॉ नहीं है, रूल ऑफ रूलर है। तो इतनी बड़ी बात वहाँ का गवर्नर बोल रहा है, मतलब हालत सही में बहुत ख़राब है वहाँ की। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन जो है मतलब खुद की जो मर्जी, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं खुद की मर्जी। ये दो तरह की, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, ये दो मैंने आपको बता दी, बिल को रिजर्व रखना, प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड करना। एक सिचुएशनल डिस्कशन, अगर कैसी कोई सिचुएशन बन जाए, ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सी इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक डिस्क्रिप्शन है और कौन सी सिचुएशनल स्थिति, मतलब स्थिति बन जाए अगर ऐसी, तो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन कौन सी है? अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, तो वो अपनी मर्जी से सीएम अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट साहब अगर कोई भी पार्टी का मेजोरिटी नहीं है तो पीएम अपॉइंट कर सकते हैं, सबसे बड़ी पार्टी का, उनसे बोल सकते हैं कि भाई इतने दिन का टाइम है, अपना बहुमत सिद्ध कर दो तुम। अच्छा, विधानसभा को भंग करने की पावर कब? जब वो अपना कॉन्फिडेंस खो दें तो विधानसभा को भंग कर सकता है वो, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए,
ये सब उनकी कुछ पावर हैं देखा जाए तो। अच्छा, ये मैंने आपको बताई, सरोजिनी नायडू फर्स्ट फीमेल गवर्नर 1947 से 49 के बीच में बनी थी, यूपी की गवर्नर थी ये, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर में एक बार कंपेरिजन देख लेते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट और इलेक्टेड में एक अंतर है, ठीक है। हैव ऑल पार्डनिंग पावर, हाँ मैंने आपको बताया आर्टिकल 72 याद हो तो किसी को, पार्डनिंग पावर, प्रेसिडेंट साहब के पास पार्डनिंग पावर है, वो किसी को माफ़ी दे सकते हैं। कौन कौन सी थी? पार्डन, कम्यूटेशन और रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्रीव। पार्डन मतलब बिल्कुल माफ़ कर देना, पार्डन का मतलब है कि ऐसे माफ़ करना कि वो आदमी बिल्कुल सिविलियन बन जाएगा। ऐसा कई जगह होता है ना, अगर इस आदमी ने जेल काटी तो उसको ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो अगर किसी को पार्डन मिल गई तो चाहे जिसने कितना बड़ा काम किया हो क्राइम, वो बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगा, उसके सारे दंड माफ़ हो जाएंगे, ठीक है। फिर होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब उसका नेचर कम कर देना, अगर सज़ा जो है हार्श बहुत ज़्यादा कठिन है तो उसको कम कर देना, कम्यूटेशन हो गया। रेमिशन, सज़ा का नेचर कम ना करना, उसका टर्म कम कर देना, 10 साल की दूसरी जगह 5 कर देना। रेस्पाइट, अगर किसी आदमी की स्पेशल हालत ख़राब है, कोई बुजुर्ग है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, उस केस में उनकी सज़ा को कम करना, उसको बोलते हैं रेस्पाइट। और रिप्रीव, रिप्रीव को तो हिंदी में भी बोलते हैं दंड विराम, समझ ही आ रहा है, मतलब किसी सज़ा को टेम्परेरी पीरियड के लिए रोक देना, ठीक है, कि बाद में होगी। तो इनके पास सब तरह की पार्डनिंग पावर है, इनके पास सारी पार्डनिंग पावर नहीं है। जैसे ये मैंने गलत लिखा हुआ है, पहले पिछले साल तक ये माना जाता था कि वो डेथ पेनल्टी को माफ़ नहीं कर सकते गवर्नर, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ये एक फैसला दिया है अक्टूबर सितंबर में कि गवर्नर जो डेथ पेनल्टी मतलब मौत की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति की तरह, लेकिन हाँ एक पावर नहीं उनके पास, मिलिट्री कोर्ट की पावर। ऐसा अगर किसी मिलिट्री कोर्ट ने किसी को सजा दी ना, कोर्ट मार्शल जिसे बोलते हैं, उस केस में वो माफ़ नहीं कर सकते गवर्नर साहब, बस वो राज्य में वैसे माफ़ कर सकते हैं। अच्छा, मिलिट्री पावर है इनके पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो हेड बनाया गया है पूरी गवर्नमेंट का, पूरे देश का, असली में तो प्रेसिडेंट साहब बनाए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक का मतलब क्या है? भाई लिंक की तरह तो काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक है। डिप्लोमेटिक पावर, इनके पास कोई डिप्लोमेटिक पावर नहीं है, यही तो आपको मैंने सब बता ही दिया है। देखो एक मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाऊं, मैंने लिखा है बीइंग अ चांसलर गवर्नर अपॉइंट वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं पूरे स्टेट की, उनके चांसलर होते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का कोई चांसलर होता है, तो ये समझ लो जो आदमी उस राज्य का गवर्नर है वो उस स्टेट की सारी यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर है अपने आप ही, एक्स ऑफिशियो चांसलर समझ लो। एक्स ऑफिशियो मतलब समझ लो ना, खुद ही अगर कोई आदमी गवर्नर बन गया तो अपने आप ही उनका क्या बन जाएगा? चांसलर। तो आपने सुना होगा कि आप जब भी पढ़ते हैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का, आप केवल वाइस चांसलर के बारे में लिखा होता है, वाइस चांसलर सारे काम करता है, क्योंकि चांसलर तो कोई बन नहीं सकता, गवर्नर बन गए, तो वाइस चांसलर को कौन अपॉइंट कर देता है? गवर्नर साहब ही अपॉइंट करते हैं हर यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी का अगर कोई चांसलर होगा, असली में वो यूनिवर्सिटी तो आता नहीं है या कोई उसके ऑफिस में, लेकिन वो ऐसा माना जाता है कि गवर्नर ही उस यूनिवर्सिटी का चांसलर है। अच्छा, ये गवर्नर जी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या काम है उनका। बात करते हैं चीफ मिनिस्टर, डिफैक्टो हेड, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट, असली हेड है ये। आर्टिकल 164 में लिखा है कि अपॉइंट करेंगे इनको, जैसे वहाँ 75 में अपॉइंट करते, एक कम समझ लो ना, आर्टिकल 164 में अपॉइंट करते हैं गवर्नर। देखिए वहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, इधर गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा खेल है, ठीक है। फॉर बिकमिंग सीएम यू शुड बी एमएलए और एमएलसी। जैसे आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या शर्त थी कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होना जरूरी है, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, मैंने आपको बताया था। ऐसे ही यहाँ पे अगर सीएम बनना है तो एमएलए बन, या तो एमएलए हो या एमएलसी हो। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य हो, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के सदस्य हो। और अगर नहीं हो तो 6 महीने के अंदर दोबारा बन जाओ। मतलब अगर आपको अपॉइंट कर दिया अभी और अभी आप ये एमएलसी या एमएलए में से कुछ भी नहीं हो, तो 6 महीने के अंदर बन के आ जाओ। 6 महीने तक का आपको टाइम दिया जाएगा, बना भी दिया जाएगा सीएम या कोई भी मंत्री अगर बना दिया गया है। सीएम क्या वही काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में लिंक का, जैसे पीएम साहब काम वहाँ पे स्टेट वो यूनियन लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का काम करते हैं, वही तो सेम काम है। कोई अलग चीज़ आएगी तो मैं बता दूंगा, सेम टू सेम काम है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए 91st अमेंडमेंट जो था 2003 का, उसमें बोला था कि 15% से ज़्यादा टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, सीएम को या पीएम को इंक्लूड करके, यही था ना। लेकिन इस अब देखो आपको बताया कि भाई यूनियन लेवल पर तो बहुत बड़ा है, तो कुल टोटल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका 15% का भी ठीक ठाक निकल आता है, 82 के आसपास उतने मिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट में समझिए आप, कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनमें 40-40 सीटें बस, 32 सीटें बस, मतलब 32 ही होते हैं टोटल, उनका
उनका 15% निकालोगे ना तुम, इतना कम आ जाएगा कि दो चार लोग ही आएंगे, क्या सब कुछ कैसे संभालेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 12 तो रह सकते हैं या 15%, इनमें से जो भी ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हो बात को, अगर 2-3 नहीं, मतलब 15% तो रखना ही है। लेकिन स्टेट के लिए एक है 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे वहाँ पे लोकसभा का 15% था ना, ऐसे ही यहाँ पे विधानसभा का है। विधान परिषद और राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। आइए समझ गए क्या इसका मतलब क्या है, कि 15% मिनिस्टर तक रह सकते हैं। ये स्पेशल केस है कि दिल्ली के केस में स्पेशली बना रखा है कि 10% ही रहेंगे। दिल्ली क्या मतलब यूनियन टेरिटरी के केस में, केंद्र शासित प्रदेश है ना दिल्ली, दिल्ली की जो विधानसभा है उसका केवल 10%। जैसे दिल्ली में कितनी सीटें हैं टोटल, 70 का 10% कितना होता है, 7। वहाँ पे 7 ही मिनिस्टर रह सकते हैं। इसलिए आप देखोगे कि दिल्ली के जो एक एक मिनिस्टर के पास कई कई मंत्रालय होते हैं, कि वो सड़क विभाग के भी मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री भी हैं, ऐसे करके बहुत सारे मंत्री, मतलब एक ही मंत्री को कई कई काम देने पड़ते हैं। 7 ही तो बन सकते हैं ना हाईएस्ट। अच्छा, आर्टिकल 164-75 की तरह है। उसमें क्या था कि भाई कि प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट कर रहे हैं आर्टिकल 75 के तहत, पीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रेस्पॉन्सिबल, डायरेक्ट लोकसभा को। समझ रहे हो बात को। ऐसे यहाँ का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रहे, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को। विधान परिषद या पूरे उसका स्टेट से कोई काम नहीं है। अच्छा एडवोकेट जनरल में लिखा है सेम लाइक एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 165, वहाँ पर आर्टिकल 76 था। अच्छा, अपॉइंट कौन करता है इनको, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, रिमूव भी वही करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे वहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या थी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 5 साल या तो हाई कोर्ट का जज रहा हो, या 10 साल किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहा हो प्रेसिडेंट साहब या की नज़र में। ठीक है, उनको लगता हो कि आदमी लॉ का बहुत बड़ा विद्वान है। लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन है जज ऑफ हाई कोर्ट के बराबर। अगर वो जज हाई कोर्ट का जज बनने लायक है तो इतनी क्वालिफिकेशन उसकी है तो उसको बनाया जा सकता है। एक बार एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसको बोलते हैं बोम्माई जजमेंट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेशन दिए थे कि भाई देखो, प्रेसिडेंट रूल अगर इम्पोज करना है ना, किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है, राष्ट्रपति शासन कब कब लगाया जाता है, देखो कई केस में लगता है राष्ट्रपति शासन। पहले तो खुद लगाना चाहे तो लग सकता है। एक इस केस में लगाया जाता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव राज्य सरकार के खिलाफ, सरकार गिर जाएगी उस वक्त, दोबारा चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव होने तक क्या चलेगा, राष्ट्रपति शासन। तो उसने बोला था कि भाई सीधे राष्ट्रपति शासन मत लगाया करो, स्टेट गवर्नमेंट को एक चांस मिलना चाहिए अपनी मेजोरिटी प्रूव करने का, कुछ दिनों का टाइम दो उनको। ऐसे बोमाई जजमेंट में उन्होंने बोला था कि सीधे राष्ट्रपति शासन मत लगाओ। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे हमने सीएम तक कवर कर लिया पूरा। आपके समझ आ रहा है क्या कि हमने किस तरह से आर्टिकल 75 इन सबको एक तरह से लिंक किया है, किस तरह सीएम उन्हीं के जैसे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो। फिर हमने अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर, विधान परिषद, विधानसभा, ये सब होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक कम चल रहा है, वहाँ पे याद है आपको कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में दिया हुआ था कि पार्लियामेंट किससे मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ऐसे यहाँ पे एक कम कर दो, मतलब 160 वाली लाइन में, तो 168 हो गया, 79 है। इसलिए इसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल 168 में दिया है। क्या दिया है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिलकर बनता है। लेकिन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, विधान जो परिषद है, वो सब स्टेट में नहीं है, इन सभी स्टेट्स में है, मतलब इन स्टेट्स में है जिनका मैंने ट्रैक बना रखी है, तुम्बक, TUMBAK। तुम्बक का मतलब क्या है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हाँ, बिहार, और ये क्या है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। यही है, ये 6 राज्य हैं, इनकी ट्रैक है तुम्बक। इनमें ही बस लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे विधान परिषद। विधान परिषद के बहुत फ़ायदे भी हैं। जैसे कोई आदमी अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है, वो नहीं जीत के आ पाया है, अब विधान परिषद के चुनाव थोड़ी होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते, उसके तो अलग अलग तरीके हैं वहाँ जीतने के। तो वहाँ से लड़के आ सकता है 6 महीने के अंदर, जो मिलता है ना टाइम, कि 6 महीने के अंदर बन के आ जाओ, तो आराम से बन के आ सकते हैं 6 महीने के अंदर। लेजिस्लेटिव काउंसिल है, असेंबली है, तो फिर वहाँ पर किसी से इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होंगे, और ये सब पूरा प्रोसीजर है। तो ज़्यादातर सरकार यही चाहती हैं कि उनकी जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाए, लेकिन सब जगह नहीं है। कैसे बन सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बारे में भी हम बताएंगे। अच्छा, मेंबर MLA ओनली 6 स्टेट है, बाइक कैमरलिज्म बोथ हाउस। अच्छा देखो, दोनों हाउस वाले प्रथा को क्या बोलते हैं, जहाँ पे 2 हाउस होते हैं उनको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल मतलब 2 हाउस, ठीक है। यूनी कैमरल 1 हाउस। तो केवल 6 स्टेट है, तुम्बक मैंने बताई दी इनकी ट्रिक। अच्छा, अब लेजिस्लेटिव जो काउंसिल की जिसके बारे में हमने बात की, जो 6 स्टेट्स में है बस,
उसको बनाने कैसा है, उसको उसको बना कैसे सकते हैं, उसको हटा कैसे सकते हैं। जैसे कई स्टेट में है उसको हटाया भी जा सकता है, उसको और किसी जिन स्टेट्स में नहीं है उसको उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया भी जा सकता है। किस तरह से बनाते हैं या किस तरह से हटाते हैं, ये किस आर्टिकल में दिया, आर्टिकल 169, थोड़ा याद रख लो। 169 जो आर्टिकल है किसके बारे में दिया, क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें दिया गया है। देखिए अगर बनानी है किसी राज्य में तो सबसे पहले उस राज्य की जो विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो तो होगी ना, वो तो जीत के आए होंगे, वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे स्पेशल मेजोरिटी से। अब आप मुझे याद कराओ, जब मैंने आपको मेजोरिटी बताई थी तो मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी उसको याद करने की। एक तरफ तो रखो सिंपल, उसके नीचे एब्सोल्यूट, ये 50% वाला है, और स्पेशल क्या थी, स्पेशल और इम्पीचमेंट, और लास्ट में थी इफेक्टिव मेजोरिटी। स्पेशल ये 2/3 था, तो कुल मिला के स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, 2/3 मेजोरिटी से उसको पहले पास करना पड़ेगा अपनी विधानसभा से। एक बिल निकालो कि हमको चाहिए, और उसको कहाँ से पास करो, अपनी विधानसभा से पास करके भेजो। किसके पास भेजो, पार्लियामेंट के पास। समझ रहे बात को। फिर पार्लियामेंट यस और नो बोलेगी सिंपल मेजोरिटी से। अगर यस कर दिया, बड़ी सिंपल, हाफ ऑफ द प्रेजेंट जितने उसमें होंगे उस वक्त, तो पार्लियामेंट उसको बना सकती है। अब ये क्या बताओ, लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाया जा रहा है तो क्या ये संविधान में संशोधन करना होगा। जब मैंने बोल दिया कि पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, और संविधान संशोधन अगर करते हैं उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी कौन सी लगती है, 2/3, यही वाली लगती है स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है, इसका मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या हटाना किसी संविधान के संशोधन की तरह नहीं लिया जाता, बड़ा सिंपल माना जाता है इसको। समझ रहे हो बात को, संविधान संशोधन नहीं माना जाता है इसको बनाना। समझ रहे हो क्या, अगर नहीं समझ में आया तो इसको बात को दोबारा सुनो बेटा, बहुत गहरी बात है ये। कि पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ रही है, और हटाने के लिए भी हम आगे देखेंगे सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट बोल सकता है इसको हटा दो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जा रहा है एक तरह का, बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये। तो यहाँ पे क्या पता चला कि पार्लियामेंट है पावर टू अप्रूव, पार्लियामेंट की पावर लास्ट में पावर है। विधानसभा ने भेज दिया लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ ना, पार्लियामेंट मना कर देगा तो मना हो गया, हाँ कर देगा तो हाँ हो गया। अच्छा, अबॉलिशन, अगर किसी जगह विधानसभा है तो वही विधानसभा से जाएगा, सॉरी किसी अबॉलिशन मतलब किसी जगह विधान परिषद है उसको हटाना है, तो वही विधानसभा से जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से, फिर पार्लियामेंट वही सिंपल मेजोरिटी से क्या बोल देगा, यस और नो, तो लास्ट में पार्लियामेंट ही है सब कुछ। अच्छा, बात करते हैं स्ट्रेंथ, कितने लोग रहेंगे। जैसे पार्लियामेंट आपको पता होगा, संसद में लोकसभा, ऐसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे लोकसभा है। लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी थी, 550 आपको याद हो, सॉरी 552 याद हो तो आपको, लेकिन असली में उसमें इस वक्त कितने मेंबर है, 543, स्ट्रेंथ टोटल इतनी है। अच्छा, ऐसे इसकी बात करें अगर, तो इसमें दिया हुआ है स्पेशली 550 मैक्सिमम सीट हो सकती है लोकसभा की, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली की, और लेकिन इसमें मिनिमम भी दिया हुआ है एक, भाई कई राज्य बहुत छोटे हैं ना, तो मिनिमम कितनी रह सकती है, 60। समझ रहे हो बात को, 500 और 60, ये याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, विधानसभा की 500 सबसे ज़्यादा, मिनिमम कितनी हो सकती है, 60। सबसे ज़्यादा हमने 500 दी हुई है, तो किसी जगह की 500 है क्या, नहीं है। सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीटें अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है, और वो है 403, 500 से काफ़ी कम है, जिनमें अभी चुनाव होने जा रहा है। अच्छा, तो लेकिन बात करें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ बहुत ही छोटे राज्य, जैसे गोवा है और मिजोरम है, बस 40 सीटें, सिक्किम में 32 सीटें, ये तो 60 से भी कम हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं, बताओ क्या करें। तो गोवा, मिजोरम और सिक्किम, जैसे सिक्किम में 32, गोवा और मिजोरम में 40 सीटें बस, ठीक है। वही कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है कि कहाँ से कोई कौन सा एमएलए चुनाव लड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीएडजस्टमेंट कौन करता है, डिलिमिशन कमीशन करता है। लेकिन जैसे वहाँ पे फिक्स कर दिया था कि 1971 का सेंसस के अकॉर्डिंग होगा पूरा काम, जिससे जो अलग अलग स्टेट है अपनी जनसंख्या नियंत्रण में काम कर सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो जनसंख्या नियंत्रण में बिल्कुल काम कर सकती है सरकार, क्योंकि स्टेट में क्या है, स्टेट में तो हो रहा है, इसके स्टेट के अंदर तो हर बार डिलिमिशन कमीशन जो है वो रीअरेंजमेंट करता है, किसके बाद, हर सेंसस के बाद, जैसी जनगणना हो जाती है ना उसके बाद एडजस्ट किया जाता है, जैसे जनसंख्या कम हो गई है या ज़्यादा हो गई तो उनको बढ़ाना घटाना जगहों को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नए सेंसस के अकॉर्डिंग ही चलता है सब कुछ, जैसे नया जनगणना हो जाती है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को, कितना एरिया आएगा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा, बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, भाई स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रेंथ अपने लेजिस्लेटिव असेंबली की देख ली, अब विधान परिषद की स्ट्रेंथ भी देखें। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका 1/3 मैक्सिमम तो इतनी हो सकती है, या मिनिमम कितनी हो सकती है, 40 की तो मिनिमम बनानी पड़ेगी। अब आप समझिए, अगर मिनिमम 40 भी रखना है तो कम से कम
जो जो मतलब विधानसभा जो है उसमें कितनी सीट होनी चाहिए, ये 1/3 है तो 4×3 = 12, मतलब 120 सीट तो कम से कम होनी चाहिए अगर ये विधान परिषद बनाना है तो। ये तो कम कोई छोटा राज्य है जैसे सिक्किम मिजोरम, ये क्या ही बनाएंगे विधान परिषद भाई, 40 सीटें, इनका 1/3 क्या ही होगा। तो इसलिए जिनमें 120 से ज़्यादा सीटें वही राज्य बना पाते हैं, और वो भी बना नहीं सकते। जैसे वेस्ट बंगाल है उसमें तो बहुत ज़्यादा सीटें, फिर भी क्या कर लेंगे वो, मतलब दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर ही आती हैं, ठीक है, फिर बिहार के अंदर आती हैं, खूब सीट्स हैं इनके इनमें, लेकिन पार्लियामेंट जब तक अप्रूव नहीं करेगी तब तक नहीं बनेगा। जैसे अभी मांग उठ रही है पश्चिम बंगाल से ममता दीदी की तरफ से कि वहाँ पे बना दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं बना रही है सरकार। अच्छा, अब चलो देखते हैं कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से बनाते हैं, आपको पता भी तो होना चाहिए भाई। लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे जानते हैं कि चुनाव होते हैं, जो लोग जीत के जाएंगे वो बैठ जाएंगे, उनमें आराम से सब काम हो जाएगा। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कैसे चुने जाएंगे उसके बारे में सुनिए। ये जो कंपोजिशन है ये संविधान में कहीं नहीं दिया हुआ, सिर्फ पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है किस तरह से बनेगी, ठीक है। तो क्या है तरीका, देखिए 1/12 मेंबर, मतलब किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/12 हिस्सा जो है उसका मेंबर्स का, वो तो कहाँ से चुन के आएंगे, ग्रेजुएट वोट देंगे। 1/12 और 1/12 जो वो टीचर वोट देंगे, और 1/3 लोकल अथॉरिटी से नगर निगम वगैरह के जो सदस्य हैं वो देंगे। और फिर जो खुद लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं विधानसभा के, उनसे 1/3 चुन के आएंगे। और 1/6 को मैंने आपसे बोल दिया गवर्नर नॉमिनेट करता है, देखो पूरा जोड़ के देख लेना, एक हो रहा है पूरा का पूरा। अच्छा, गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं, जो किसी स्पेशल फील्ड में स्पेशल नॉलेज रखते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं। अब समझिए आप टीचर ग्रेजुएट इनका मतलब क्या है, मैं हर चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ भी समझाऊंगा। देखिए ग्रेजुएट मतलब क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन हो चुके हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपके राज्य में विधान परिषद है तो अपने इलेक्शन कमीशन में जाके स्टेट के में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं कि भाई साहब विधान परिषद यहाँ पे है, मैं विधान परिषद के चुनाव में वोट डालना चाहता हूँ। तो अगली बार जब चुनाव होंगे आपको बता दी जाएगा किसको आप चुनना चाहते हैं। तो इस तरह से ग्रेजुएट टीचर जो रजिस्टर होते हैं वहाँ पे असली में सरकारी टीचर हैं, केवल लोकल अथॉरिटी के जो लोग रजिस्टर हैं, असेंबली मेंबर तो सारे के सारे होंगे ही कुछ ना कुछ वहाँ पे। और 1/6 कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नर। समझ रहे हो क्या बात, आई थिंक समझ रहे हो। वही सेम चीज़ है कि भाई लोकसभा तो भंग हो सकती है जैसे, पर राज्यसभा नहीं हो सकती, इसी तरह विधानसभा भंग हो सकती है और विधान परिषद जो भंग नहीं हो सकती कभी। कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ये डिजोल्व नहीं होता, नॉट सब्जेक्टेड टू डिजोल्यूशन है ये, ठीक है। ये सब आप समझ गए। अच्छा, और इस बारे में क्या बात करें स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना है तो वही इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज क्या है, 25। अगर विधानसभा का सदस्य बनना है, देखो विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 है, और विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 है, आपको पता है, मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी आपको। अच्छा, और जैसे हाँ जैसे बात करें क्वालिफिकेशन, और भी मैंने कई सारी लिख दी हैं, जैसे कल परसों ही लिखी थी बाकी की। जैसे देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के अंदर मैंने लिखा है कि देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सिटीजन होना चाहिए, 30 एज और 25 एज वो तो है ही है। नॉट डिक्लेयर्ड इनसेन या बैंकरप्ट, कोर्ट के द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, वही सेम। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो 1951 है उसमें देखो आपको मैंने क्या बताया था, लोकसभा राज्यसभा के जो एमपी के जो चुनाव थे उनमें एक चीज़ थी कि आदमी कहीं से भी खड़ा हो सकता है पूरे देश में, बस वो कहीं किसी एक जगह वोटर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि उसी राज्य का या उसी जगह का, कहीं का ही वोटर होना चाहिए। जैसे पहले मनमोहन सिंह जी थे, वो पंजाब से हैं लेकिन वो असम से ये सीट से चुन के आते थे राज्यसभा के लिए, असम राज्य की एक जगह से चुन के आते थे राज्यसभा में वो, तो आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में स्पेशल लिखा हुआ राज्य के चुनावों के लिए, इलेक्टेड जो पर्सन है, समझ रहे बात को, वो वोटर होना चाहिए किसी भी जगह का, लेकिन उसी स्टेट के अंदर। जैसे यूपी में खड़ा हो रहा है तो यूपी में ही कहीं ना कहीं वोटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि राजस्थान का वोटर है वो और यूपी में जाकर खड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। समझ रहे बात को। अच्छा देखो ये सब मैंने आपको लिख दिया, वही 2 साल से ज़्यादा जेल नहीं होनी चाहिए, ये सब तो सेम ही है जो पुराने जैसा ही है, उसी के जैसा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के केस में स्पीकर होते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन। अब देखिए यहाँ अब आपको याद होगा वहाँ पे चेयरमैन जो थे वो तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ही थे, ठीक। लेकिन यहाँ पे स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है, दोनों के दोनों एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पे भी वो प्रो टाइम स्पीकर का केस होता है
कि उनको गवर्नर थोड़ी देर के लिए अपॉइंट करते हैं, फिर वो शपथ ले दिलाते हैं बाकी लोगों को, वही सारा काम होता है। मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ हिज पावर लाइक स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसी की तरह पावर है। अच्छा, स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है एमएलए की मेजोरिटी से, लेकिन 14 दिन का नोटिस देके। मैंने आपसे कहा ना, जिनको भी हटाने का नोटिस है वो 14 दिन का ही होता है, वही सब कुछ चल रहा है। प्रोटेम स्पीकर का केस यहाँ भी है, ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, तो जैसे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों के दोनों को यहाँ पे चुनते हैं, लेकिन यहाँ पे और हाँ और देखो समझिए, मैंने लिखा है अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। आपको याद है वाइस प्रेसिडेंट साहब जो थे वो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए तो वोट नहीं कर पाते थे, याद हो तो आपको। लेकिन यहाँ पे जो चुना जा रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, वो उन्हीं में चुना जा रहा है, उन्हीं के मेंबर्स में से। तो असली में क्या बोल सकते हैं, इनका जो चेयरमैन होता है, जैसे भाई देखो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो तो है ही है लोकसभा के मेंबर, उन्हीं में से चुने जा रहे हैं। लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा होता था कि वो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते थे, वो कहीं मेंबर तो होते नहीं थे किसी जगह के, लेकिन चेयरमैन जो होते हैं लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो मेंबर ही होते हैं, इसलिए बोलता हूँ। और वो भी रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है। और वो ये है कि वो जैसे कोई वोटिंग होती है तो स्पीकर चेयरमैन पहली बार हम वोट नहीं करते, लेकिन बाद में करते हैं। जैसे अगर बराबर हो जाए वोट तो वो वोट कर सकते हैं किसी एक तरफ। अच्छा, कोरम क्या होता है, वही मैंने आपको बताया था, किसी भी पार्लियामेंट के बिजनेस को चलने के लिए एक मिनिमम स्ट्रेंथ मैंने लिखा था 1/10 होती है। इस केस में भी कितनी है, 1/10, लेकिन कम से कम 10 मेंबर तो होनी चाहिए। 1/10 जैसे 32 है यार सिक्किम में, उसका 1/10 कितना हो गया, 3-4 सीट। अब 3-4 लोगों से पार्लियामेंट नहीं चलेगी, कम से कम 10 तो होनी चाहिए, कितना भी छोटा राज्य है। और 1/10 चल सकता है बड़े राज्यों में कम से कम। अच्छा, अगर नहीं है इतना कोरम तो क्या होगा, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है या तो उस सेशन को एडजर्न करें, स्थगित करें अभी के लिए, या उस सेशन को खत्म ही करें, डिसमिस कर दें कि आज मीटिंग नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी मतलब इस सेशन में। अच्छा, अगर ये एब्सेंस हैं बहुत सारे लोग, कोरम भी बैठ नहीं पा रहा है, इतने लोग नहीं आए, तो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, गवर्नर, ओह ये सॉरी हाँ इनकी बात करते हैं। जैसे कि वहाँ क्या होता था, मैं बोलता था आपसे कि भाई साहब अगर राज्यसभा के चेयरमैन साहब नहीं हैं तो वाइस चेयरमैन बन जाएंगे, जो दूसरे हैं जो सॉरी डिप्टी चेयरमैन जो थे वो बन जाएंगे, वो भी नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन नियुक्त होता था वहाँ पे, याद है ना, पैनल ऑफ चेयरपर्सन उनमें से कोई एक बन जाता। लेकिन यहाँ पे पैनल ऑफ चेयरपर्सन तो है नहीं, अगर दोनों के दोनों एबसेंट हैं, चेयरमैन भी नहीं है और डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो गवर्नर किसी तीसरे आदमी को बना देंगे। जहाँ पे पैनल ऑफ चेयरपर्सन कुछ नहीं होता, गवर्नर कोई तीसरे आदमी को अपॉइंट कर देंगे, भाई आज के दिन तुम मीटिंग को प्रिसाइड करो, क्योंकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली कंटिन्यूइंग चैम्बर है लोकसभा की तरह, 5 साल, गवर्नर इसको डिजोल्व कर सकता है, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी के केस में इसका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे कैसे, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और राज्य के चुनाव अभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन किसी जगह की सरकार का टाइम पूरा हो गया है, तो 1 साल तक के लिए इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर इमरजेंसी हट चुकी है अभी, जैसे भाई इमरजेंसी स्टार्ट हो गई फरवरी में और मान बोल दिया कि भाई 1 साल के लिए तुम्हारा टेन्योर बढ़ गया है सरकार का, अब 6 साल तक रहेगी ये, लेकिन ऐसा नहीं कि फरवरी के बाद और मार्च में हट गई इमरजेंसी तो फिर 1 साल तक वो चालू रहेगा, फिर तो बस अगले जस्ट 6 महीने के अंदर। तो कुल मिला के मैंने लिखा है इसमें, बट इट कांट बी एक्सटेंडेड मोर देन 6 मंथ आफ्टर प्रोवोकेशन ऑफ द सेम। मतलब इमरजेंसी के प्रोवोकेशन के बाद फिर 6 महीने से ज़्यादा तक नहीं बढ़ाया जा सकता लोकसभा का जो पीरियड है, वो सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पीरियड है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ठीक है, इसको भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन अबोलिश किया जा सकता है। अबोलिश में बिल्कुल ही हटाना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी नहीं अब राज्य में, वो मैंने आपको पहले ही बताया था आर्टिकल 169 में किस तरह हटा सें कि विधानसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास करती है, पार्लियामेंट हाँ जो भी कर सकती है उस पर सिंपल मेजोरिटी से। अच्छा, लॉ मेकिंग पावर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हाँ, एडजर्न करना, इसको भी समझ लीजिए, ये सब जगह होता है। मैंने बताया एडजर्न करना क्या होता है, एडजर्न मतलब किसी भी सेशन को स्थगित करना। तो एडजर्नमेंट का तो मतलब होता है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए बोला जाए कि एडजर्नमेंट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ टाइम के लिए, 1 दिन 2 दिन कुछ घंटे ऐसे। लेकिन एडजर्नमेंट सिने डाई, अगर इस तरह से किसी विधानसभा को स्थगित किया गया, इसका मतलब है इनडेफिनेट पीरियड है वो। इसमें लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल कैन अटेंड एनी मीटिंग ऑफ द एनी हाउस बट कांट डू, ठीक है। आपको पता ही है जैसे एडवोकेट जनरल के केस में भी वही था और मंत्रियों के केस में भी वही था सेम, कि अटॉर्नी जनरल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी भी हाउस में अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वोट केवल वहीं कर सकते थे जिस जगह के वो मेंबर हैं, ठीक है।
लेकिन एडवोकेट जनरल तो कहीं का मेंबर नहीं है, इसलिए वोट ही नहीं कर सकते दोनों हाउस में, लेकिन अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है, बिल्कुल वही काम है। अच्छा, देखिए आपको वहाँ पे पता होगा कि अगर भाई राज्यसभा में ऐसे कोई बिल पास नहीं हुआ तो जॉइंट सिटिंग हो जाती थी। जॉइंट सिटिंग कौन बुलाते थे? प्रेसिडेंट साहब बुलाते थे। किस केस में? अगर बिल पास नहीं हुआ, अगर डिसएग्री कर रही है, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है। लेकिन यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का कोई केस नहीं है कि विधानसभा और विधान परिषद की जॉइंट सिटिंग होगी। वो मैं बताऊँगा आपको क्यों। क्योंकि विधान परिषद का असली में कोई महत्व ही नहीं है। विधान परिषद पास करे या ना करे, बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखिए कैसे। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उससे बिल कोई पास किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेज दिया, तो इनके पास क्या पावर है? 3 महीने के अंदर या तो उसे पास करो, 3 महीने तक का टाइम है, फिर वो बिल को या तो पास करो या वापस भेज दो। इन्होंने भेज दिया, मान लिया वापस, फिर इस बार दोबारा उससे वहाँ से पास हो। ये सिंपल बिल के बारे में बात हो रही है। फिर दोबारा वहाँ पे पास, मतलब मतलब बिल बताऊँ ना आपको, सिंपल बिल होते हैं, एक होता है मनी बिल। ये दो तरह की तो बिल होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वो तो खैर ये तो क्या ही अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनकी तो हाथ में भी बात नहीं है। स्टेट जो है, राज्य की सरकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे कर सकती है, खुद ही सोचिए। तो दो ही तरह के बिल हैं इनके, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। तो पहले सिंपल बिल की बात करें, इन्होंने भेजा 3 महीने तक रोक सकती है जो विधान परिषद है, वापस कर दिया उन्होंने 3 महीने के बाद, मान लिया। फिर दोबारा जब विधानसभा भेजेगी उसे पास करके, तो बस 1 महीने और रुक सकती है मुश्किल से। फिर उन्होंने अगर दोबारा भेज दिया तो अगली बार उनके पास भेजा ही नहीं जाएगा, इस बार पास करके सीधे गवर्नर के पास जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है विधान परिषद कैन नॉट रिजेक्ट, वो बना तो कर ही नहीं सकती बिल के लिए, केवल 4 महीने डिले कर सकती है। कैसे? 3 महीने पहले और 1 महीने उसके बाद, इतना ही पावर है। अच्छा, लेकिन हाँ, कोई बिल ऐसा है कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद से आया है कोई, तो विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली हाँ कर सकती है, मना कर सकती है। लेकिन ना कर दिया उन्होंने, तो ऐसा नहीं कि बिल वापस जाएगा और दोबारा आएगा उनके पास, नहीं, मना तो पूरा मना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट कर सकती है बिल को। इसलिए क्या बोलते हैं कि प्राइमेसी है किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की। विधानसभा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। समझ गए क्या बात? अच्छा, तो अगर देखा जाए, इसमें लिखा हुआ है सो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज नो मीनिंगफुल रोल इन एनी रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है उसका तो कोई काम ही नहीं है किसमें, किसी भी रिफॉर्म में। रिफॉर्म समझ रहे हो ना, कोई ऐसा मीनिंगफुल रोल नहीं है भाई साहब, उनके हाथ में कुछ है नहीं। बस ये है कि वो और सलाह दे सकते हैं, रिकन्सिडरेशन के भेज सकते हैं। उनकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, वो विधानसभा ही देखेगी। ये वाली पूरी बात है। अच्छा, अपन बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। मतलब एक एक चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक रूल ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट बट इन कॉन्ट्रडिक्शन विद यूनियन लॉ विल प्रिवेल। इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है, देखिए मैंने आपको बोला था कि संविधान का जो शेड्यूल नंबर 7 है उसमें कुछ लिस्ट बनाई हुई है। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का क्या मतलब है कि ऐसे कुछ उसमें लिस्ट दी हुई है जिन मैटर पे केवल केंद्र सरकार नियम बना सकती है, यूनियन जो गवर्नमेंट है। स्टेट लिस्ट में केवल राज्य सरकार और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। तो आप समझिए, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट पे बना सकता है और कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकता है, यूनियन में तो बनाएगा नहीं। लेकिन जब उसने कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई बनाया है कोई लॉ, और उसी पे केंद्र सरकार का भी कोई नियम बना हुआ है, तो इन दोनों अगर वो उनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है कि केंद्र सरकार का नियम कुछ और कहता है या राज्य सरकार का नियम उस कॉन्करेंट लिस्ट वाले मैटर पर कुछ और कहता है, तो यूनियन का जो लॉ है, केंद्र सरकार का लॉ है, वही माना जाएगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वही तो माना जाएगा। और मनी बिल अगर है, ये तो मैंने ऑर्डिनरी बिल बता दिया, मनी बिल के बारे में यहीं लिख लो आप अगर लेक्चर को देख रहे हो तो। मनी बिल के केस में क्या है, मनी बिल का आपको पता है, मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता था। मनी बिल का आर्टिकल क्या था? आर्टिकल नंबर 110। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल कुछ और होगा। लेकिन मनी बिल के केस में क्या है, बता, आर्टिकल तो वही है, मुझे मनी बिल को डिफाइन तो वही आर्टिकल 110 ही कर रहा है खैर हर जगह ही। तो यहाँ पे मनी बिल का जो केस है, उस केस में क्या है कि मनी बिल केवल विधानसभा में ही आएगा, लोकसभा की तरह। इधर विधानसभा है और राज्यसभा के पास जैसे 14 दिन का टाइम होता है, रिजेक्ट करने का टाइम नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे भी विधान परिषद के पास बस 14 दिन का ही टाइम होता है। डिक्लेयर कौन करता है कि मनी बिल है कि नहीं? वो स्पीकर के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है और उनका डिसीजन क्या होता है? फाइनल। तो ऐसे यहाँ पे भी जो स्पीकर ऑफ विधानसभा हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं। देखिए आपको बहुत डिटेल में जो एक्सेप्शन थे, जो सिमिलरिटी थी, मैंने सब कुछ बता दिया है। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आज खुद कि मैंने शायद बहुत जल्दी जल्दी बोला है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड। तो सॉरी फॉर दैट, पता नहीं क्यों आज बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं। तो बस यही है, यही था आज का लेक्चर। यहाँ तक आपका 70% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में यूनियन टेरिटरी एंड शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगला।
और उसके बाद इंडियन जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, न्याय व्यवस्था के बारे में, वो भी भयंकर इंपॉर्टेंट है। तो अगले 2 लेक्चर जो हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट, 2 क्या मतलब सही बताऊँ तो अगले फिर तीसरा लेक्चर जो आएगा वो आएगा इंटर स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी पावर्स के ऊपर। इमरजेंसी क्या होती है आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद जो इससे नेक्स्ट जो 4th लेक्चर जो आने वाला है वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़। और फिर एक लास्ट जो लेक्चर है 5th, वो मेरे ख्याल से आएगा संविधान की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं संविधान संशोधन, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से, उनको एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देना। वहाँ पे जाके आपका पूरा का पूरा जो है ये ख़त्म हो जाएगा पॉलिटी जो है, आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए अगर आपने ढंग से समझा है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,